तो आज अपन कर रहे हैं इसी चैप्टर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है थर्ड टॉपिक, गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं गवर्नमेंट कंपनी का क्या मतलब होता है। नॉट लेस देन 51% पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय, यानी कि कम से कम 51% पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोनों के बीच में कैसा भी पार्टली हो सकता है, या फिर सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, ध्यान रखना वर्ड है यहाँ गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी। ठीक है, उसके बाद एक नोट लिख रखा है, शेयर्स हेल्ड बाय गवर्नमेंट कंपनी नॉट काउंटेड फॉर डिटरमाइनिंग गवर्नमेंट कंपनी। इसका क्या मतलब है, एक एग्जांपल ले ले तो जैसे कि अपन को देखना है एम लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं। तो इसमें बता रहा है कि 20% है सीजी के पास, 30% है एसटी के पास, तो टोटल हो गया 50% अभी तक। तो ठीक है, सीजी और एसटी को अपन काउंट करते हैं पेड अप शेयर कैपिटल देखने के लिए, और 20% गवर्नमेंट कंपनी। यहाँ अपन ने नोट देखा था, शेयर्स हेल्ड बाय गवर्नमेंट कंपनी नॉट काउंटेड फॉर डिटरमाइनिंग गवर्नमेंट कंपनी, तो इसको अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। तो टोटल 50% है सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाएगी, क्योंकि कम से कम 51% तो चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास, एनुअल रिपोर्ट्स ऑन गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट कंपनी की मेंबर है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट मेंबर है गवर्नमेंट कंपनी की, कैसा भी कंपोजिशन हो सकता है, तो क्या होगा, विद इन 3 मंथ्स ऑफ एजीएम उनको सबमिट करना एनुअल रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट प्लस कमेंट्स ऑफ सी एंड एजी। ठीक है, तो आपने सुना होगा कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया लेड बिफोर बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास सेक्शन 447, ये आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड है। ठीक है, अब एक्चुअली ये बहुत बड़ा सेक्शन है और कंपनी सेक्ट में बहुत सारी पेनल्टी है, तो जो इम्पोर्टेंट है मैंने इस सेक्शन में वही इधर लिखी है। ठीक है, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मॉड्यूल को रेफर कर सकते हैं, पर इतना एग्ज़ाम तक याद रखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर फ्रॉड करते हो तो उसका क्या पनिशमेंट है, अगर उसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो क्या होगा, मिनिमम इम्प्रिजनमेंट, आपको कम से कम इम्प्रिजनमेंट 3 ईयर्स का तो होगा ही होगा। ठीक है, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो, इसमें बहुत बता रखा है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है नहीं है तो फाइन कितना होगा, ये सब बता रखा है। ठीक है, तो जितना आप याद कर सकते हो उतना आप बुक में से पेनल्टी याद कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ है डोरमेंट कंपनी। ठीक है, डोरमेंट कंपनी क्या होती है, इनएक्टिव कंपनी बोल सकते हो, ऐसी कंपनी जो एक्टिव नहीं है उसको आप बोल सकते हो डोरमेंट कंपनी। ठीक है, डोरमेंट कंपनी में कब कहलाएगी, अगर उसने कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन नहीं करे फ्रॉम लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, या फिर उसने एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं करे लास्ट 2 ईयर से। ठीक है, तो उसको स्टेटस मिल जाएगा डोरमेंट कंपनी का। ठीक है, ऐसे पेमेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन में, जो कंपलसरी पेमेंट करने पड़ते हैं हर एक कंपनी को, जैसे कि पेमेंट टू आरओसी, पेमेंट कर अंडर एनी एक्ट, जैसे कि टैक्स हो गया, मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, तो उसको अपन इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन में फॉर ऑब्टेनिंग स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, किसी कंपनी को ये डोरमेंट कंपनी का स्टेटस चाहिए। ठीक है, तो उसको फॉर्म भरना पड़ता है MSC 1। ठीक है, आफ्टर पासिंग SR और 3/4 ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स अप्रूवल। ठीक है, तो उसको ये फॉर्म में अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, कब वो स्टेटस कंपनी प्राप्त कर सकती है, जब कंपनी ऐसा पास कर ले और 3/4 या फिर 3/4 वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स लोग अप्रूव दे दें, तो इस फॉर्म में अप्लाई कर देना। ठीक है, कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, ऐसी कंपनी जिस पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी नहीं चल रही है, कोई प्रोसिक्यूशन, कोई केस पेंडिंग नहीं है, कोई शुरू नहीं हुआ हुआ है, कंपनी ने किसी का आउटस्टैंडिंग पब्लिक डिपॉजिट नहीं है। ठीक है, और कोई डिफ़ॉल्ट भी नहीं होना चाहिए, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज बाकी नहीं है, कोई वर्कमेंट ड्यूज में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा है, सिक्योरिटीज अनलिस्टेड होने चाहिए। ठीक है, नो आउटस्टैंडिंग लोन्स, कोई आउटस्टैंडिंग लोन्स नहीं होने चाहिए, और अगर कोई है अनसिक्योर्ड आउटस्टैंडिंग लोन्स है तो पहले एक बार उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, नो डिस्प्यूट ऑफ ओनरशिप। ठीक है, तभी कंपनी को स्टेटस मिल सकता है डोरमेंट कंपनी। ठीक है, बेसिकली डोरमेंट कंपनी बनाई क्यों जाती है। ठीक है, मान लो किसी को कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी बनानी है। ठीक है, फ्यूचर में होगा वो काम, या फिर इंटेलेक्चुअल राइट्स, उसके लिए कोई कंपनी बना रहा है। ठीक है, तो अब उसमें कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन तो होते ही नहीं है, तो उसको फिर डाल दिया जाता है जब तक कंपनी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कंपनी कोई काम कर रही हो पर उसका काम वाक्य में चल ही नहीं रहा है। ठीक है, बहुत मतलब मिनिमल टर्म्स में चल रहा है, तो उसको फिर वो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस प्राप्त कर सकती है। और बाद में क्या डोरमेंट कंपनी वापस एक्टिव कंपनी बन सकती है, हाँ बन सकती है। ठीक है,
तो इसमें पहले बता रखा ROC इशू कर देगा सर्टिफिकेट MSc 2 के अंदर, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी को भी एनुअल रिटर्न भरने की ज़रूरत है जिस दिन फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसके विद इन 30 डेज के अंदर एनुअल रिटर्न भर देना MSc 3 फॉर्म के अंदर, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कंपनी को एक्टिव बनना है तो वो बन सकती है, अप्लाई कर देना, एप्लीकेशन दे देना ROC को, ठीक है, MSc 4 के अंदर, और ROC आपको सर्टिफिकेट दे देगा MSc 5 के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास, इफ कंपनी रिमेन्स गवर्नमेंट कंपनी फॉर कंसेक्यूटिव 5 years ROC इनिशिएट प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ कंपनी। यानी कि कोई कंपनी लगातार 5 साल तक गवर्नमेंट कंपनी है तो फिर ROC उस कंपनी का अपने रजिस्टर में से नाम हटा देगा, क्योंकि लगातार 5 साल से आपका काम नहीं चल रहा, फिर कुछ नहीं हो सकता उस कंपनी का, ठीक है। वेयर अ गवर्नमेंट कंपनी डज ओमिट्स टू डू एन एक्ट मेंशन्ड इन MSc 1 अफेक्टिंग इट्स स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। डायरेक्टर विद इन 7 days फाइल एन एप्लीकेशन फॉर obtaining स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी, ठीक है। अब मान लो कंपनी को स्टेटस मिल गया गवर्नमेंट कंपनी का, और उसके कुछ टाइम बाद, ठीक है, कंपनी ने वापस काम करना शुरू कर दिया, बिजनेस चलने लग गया, तो डायरेक्टर को विद इन 7 days के अंदर एप्लीकेशन फाइल करनी है, ठीक है। ROC को भी पता चलना चाहिए कि हाँ भैया कौन सी कंपनी एक्टिव है, कौन सी गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है निधिस कंपनी। निधिस क्यों बनाई जाती है? म्यूचुअल बेनिफिट के लिए बनाई जाती है, ठीक है। ये एक पब्लिक कंपनी होती है, इसमें मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल 10 लाख रुपीज़ का होना चाहिए, इसमें कोई प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं करे जाते हैं। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? लोगों में आदत बचाना, जो भी इसके मेंबर हैं उनमें ये आदत बनाना कि वो लोग सेविंग करें, ठीक है। वो लोग इसमें पैसा दे भी सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर लोन भी ले सकते हैं, ठीक है। निधि कंपनी के जो भी मेंबर होंगे सिर्फ उन्हीं को ही लोन मिलता है, ठीक है, कोई बाहर वाले को लोन नहीं दिया जाता, ठीक है। तो रिसीविंग एंड लैंडिंग टू इट्स मेंबर्स ओनली, लास्ट वर्ड लगाया जाता है, जो भी कंपनी निधि है उसके आगे निधि लिमिटेड लास्ट में लगाया जाता है। मिनिमम मेंबर्स कम से कम 200 होने चाहिए। नेट ऑन फंड्स 10 लाख रुपीज़ और मोर होने चाहिए। इनकम बट टर्म डिपॉजिट्स नॉट लेस देन 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स। ये बेसिकली आप याद कर सकते हैं, MCQ पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये क्या हो गया? नेट ऑन फंड्स टू डिपॉजिट्स, इसका रेशियो 1:20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिविडेंड डिविडेंड नहीं दे सकते वो 25% से ज़्यादा है इन फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अब ऑडिटर की केस में क्या इंडिविजुअल होगा तो वो एक टर्म के लिए अपॉइंट होगा, यानी कि एक टर्म होता है 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, और अगर फर्म है तो उसको मैक्सिमम 2 टर्म मिल सकते हैं, ठीक है। इसको हाफ ईयरली रिटर्न फाइल करना पड़ता है जिस दिन उसका हाफ ईयर एंड हुआ, इसके विद इन 30 days के अंदर जो भी डायरेक्टर है निधि कंपनी का वो कब तक रह सकता है? अप टू 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स। उसके बाद रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा आफ्टर 2 years पास, यानी कि एक डायरेक्टर ने 10 साल कंटिन्यूस काम करा, ठीक है, तो अब उसको 2 साल का ब्रेक मिलेगा, उसके बाद से वो वापस रीअपॉइंटमेंट उसका हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है लोन्स, इसी के ही अंदर है निधि, इसके अंदर ही ये टॉपिक है लोन्स। लोन्स वो मेंबर्स को मिलेगा, ठीक है, और अगर कोई जॉइंट शेयर होल्डर्स होगा तो जिसका नाम रजिस्टर में पहले आएगा उसको लोन दिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे लोन से? नॉट एक्सीड 7.5%, ठीक है। लोन की क्या लिमिट है? अगर उस पर्सन ने टोटल डिपॉजिट्स उसका लेस देन 2 करोड़ है तो उसको मैक्सिमम लोन मिल सकता है 2 lakhs का, और अगर उसका डिपॉजिट्स मोर देन 2 करोड़ है या अप टू 20 करोड़ है तो उसको 7.5 lakhs का मिल सकता है। मोर देन 20 करोड़ टू 50 करोड़ है तो उसको 12 lakhs तक का लोन मिल सकता है। अगर मोर देन 50 करोड़ है तो उसको 15 lakhs तक का लोन की लिमिट है, ठीक है। डिपॉजिट्स आता है, ठीक है, आप वो जना कितना डिपॉजिट करा सकते हैं? FD के फॉर्म में करा सकते हैं 6 महीने से 60 मंथ की, मिनिमम 6 मंथ की करानी पड़ेगी, मैक्सिमम 60 मंथ की करा सकते हैं। RD मिनिमम 12 मंथ की करानी पड़ेगी, मैक्सिमम, ये इंपॉर्टेंट आप ध्यान रख सकते हो, 60 मंथ की, ठीक है। नॉट रीपे डिपॉजिट विद इन 3 मंथ, ठीक है। कंपनी निधि कंपनी वापस रीपे नहीं करेगी डिपॉजिट विद इन 3 मंथ के अंदर नहीं करेगी, बाद में रीपेमेंट हो सकता है। मैक्सिमम बैलेंस कितना हो सकता है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में? 1 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट एक्सीड 2% ओवर पेबल बाय नेशनलाइज्ड बैंक्स। अब लोग डिपॉजिट करा रहे हैं तो उसको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, तो जितना नेशनलाइज्ड बैंक्स ऑफर करते हैं उससे 2% से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अब कुछ काम निधि कंपनी को करना अलाउ नहीं है, जैसे कि जेट फंड का काम, हायर परचेज फाइनेंस, लीज फाइनेंसिंग, एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज़,
ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एमसीक्यू में आया हुआ है, ठीक है। ओपन एनी करंट अकाउंट विद इट्स मेंबर्स, एंटर इनटू पार्टनरशिप इन इट्स बोरिंग लैंडिंग एक्टिविटीज, इशू एडवर्टीजमेंट फॉर सॉलिसिटिंग डिपॉजिट्स, ठीक है। इसमें इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इशू फुली पेड ऑफ शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू नॉट लेस देन ₹10 ईच, नो सर्विस चार्ज फॉर इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। जो भी शेयर्स हो इशू होंगे वो कम से कम ₹10 के होने चाहिए, ठीक है। सेविंग अकाउंट होल्डर और जो आरडी अकाउंट होल्डर होगा उसको कम से कम एक इक्विटी शेयर लेना तो ज़रूरी है, ठीक है। नो बॉडी कॉर्पोरेट ट्रस्ट इसके मेंबर नहीं बन सकते, ठीक है। कोई भी माइनर नहीं बन सकता, ठीक है। लोन टू मेंबर्स अगेंस्ट फॉलोइंग सिक्योरिटीज़, अब अगर किसी को गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी के अगेंस्ट में लोन चाहिए तो उसका रिपेमेंट पीरियड मैक्सिमम 1 ईयर हो सकता है, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी मूवर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लेता है तो उसका लोन कितना मिलेगा, मैक्सिमम 50% ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, और रिपेमेंट पीरियड मैक्सिमम 7 ईयर्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद 8 ईयर ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। एफ डी रिसिप्ट से एनएससी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसके अगेंस्ट पे उसको लोन मिल सकता है। इफ़ डिपॉजिट्स रीपेड बिफोर एक्सपायरी पीरियड, ये नया पॉइंट है, 3 नोट मैंने बता रखे हैं। अगर डिपॉजिट्स रीपे कर दिए जाते हैं बिफोर एक्सपायरी पीरियड तो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो जाएगा 2%, जो ओरिजिनल रेट ऑफर किया था, ठीक है। यानी कि किसी ने अगर किसी ने बीच बीच में जो अपने डिपॉजिट वापस से विड्रॉ करा लिए तो फिर उसको इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो जाएगा 2% से, जो ओरिजिनल रेट थी। इन दैट केस प्री मैच्योर डिपॉजिट्स इंटरेस्ट रेट नॉट टू बी रिड्यूस, ठीक है। दैट केस में थोड़ी छूट दे रखी, ठीक है। उसके बाद ये नोट, अ निधि शैल नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स exceeding 20 times of its net own funds as per its लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो भी लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसके नेट ओन फंड्स थे वो अपन को देखना है, ठीक है। तो उसका 20%, उससे ज़्यादा कंपनी किसी भी पर्सन से मिलाकर डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती पूरी कंपनी, ठीक है। जो भी नेट ओन फंड्स है उसका 20 कर देना, ठीक है। नेट ऑन फंड्स कब के देखने हैं, लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के देखने हैं, ठीक है। तो उससे ज़्यादा निधि कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर सकती डिपॉजिट्स। तो ये होता है अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट मिसलेनियस प्रोविजंस। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन कंप्लीट कर लेंगे इसके जो भी एमसीक्यू हैं बुक के।